Good morning, all. My name is Atif Jamshed, and I am assistant professor in IT department from ABES Engineering College, Ghaziabad. And today I am going to cover a topic backpropagation, which is a part of fourth unit in DWDM syllabus. So, backpropagation एक बहुत ही important topic है, and it plays a very important role when we dive from data mining to deep learning. Because it's a part of our syllabus, so we are covering it. So before going too deep into the network, we must understand what is neuron. तो न्यूरॉन क्या होता है? बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, हमारी आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड हैंड. तो जो भी हम अपने माइंड में सेंस करते हैं, जो छोटे छोटे न्यूरॉन से सेंस करते हैं, वही हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं. हम सेंस करते हैं इनपुट फ्रॉम डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और हम फिर बेस्ड ऑन द रिएक्शंस जो भी हमारे माइंड में चलती है, कैलकुलेशंस, उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं. तो इसी मॉडल को हम लोगों ने जब साइंस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स वर्क कैसे करते हैं. हमारे पास जो माइंड के अंदर एक ये न्यूरॉन है, आप देख सकते हैं, और 2 न्यूरॉन एक्सॉन से कनेक्टेड होते हैं आपस में. और ये जो आपको बहुत सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये होते हैं जो इन कनेक्शंस के थ्रू, इन लेयर्स के थ्रू आपका जो न्यूरॉन है वो रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. तो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में एक्सॉन से कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्शन से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन एंड सो ऑन ये पास होती चली जाती है, और इसके बेसिस पे ही हम कोई डिसीजन ले पाते हैं. तो अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो इसी चीज़ को हमने जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है आर्टिफिशियली, कि हमारे पास अभी सिर्फ एक न्यूरॉन है, हम देख रहे हैं, और हम इस न्यूरॉन पर मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सपोज करो कि वैल्यू है x1, x2, x3. अब हम डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को. अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो इन इनपुट्स के बेसिस पर हमने यहाँ पर न्यूरॉन ने कुछ कैलकुलेशन की, और इस कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पर एक डिसीजन हुआ कि हमें क्या करना है. उस डिसीजन के बेस पे हमारे पास यहाँ पर आउटपुट वैल्यू आई. तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं काम कैसे करता है. काम इस तरीके से करता है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं इनपुट के फॉर्म में, और ये वैल्यूज़ विद सम वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन हुआ. ये कैसे कैलकुलेशन हो रहे हैं सब मैं बताऊँगा, अगर किसी की डाउट हो रहा है तो. सारे वेट्स को हम वेट्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको. सारे इनपुट्स प्लस वेट्स कंबाइन होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है हमारे पास एक फंक्शन के पास जाती है, और वो फंक्शन डिसीजन लेता है कि हमें आउटपुट क्या देना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें डिसीजन लेना है कि क्या हमें घर खरीदना है कि नहीं खरीदना है. तो ये न्यूरल नेटवर्क कैसे बताएगा, जैसे कि हमारे पास इनपुट क्या है, एरिया है, बेडरूम है, डिस्टेंस है, कितना घर से सिटी की डिस्टेंस कितनी है, कितना पुराना है. तो ये सारे हमारे इनपुट्स हो गए, राइट. ये हमारी लेयर हो गई आउटपुट लेयर. तो ये जो इनपुट्स हम दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं इनपुट लेयर, और ये जो जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट लेयर. एंड बीच में जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन से आपस में कनेक्टेड होता है, और ये इन्फॉर्मेशन इस डेंड्राइट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं. इसी तरीके से जो लेयर होती है जो बीच में इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए काम आती है, इसे हम बोलते हैं हिडन लेयर. अगर आपके न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक हिडन लेयर है तो इसका मतलब है उस न्यूरल नेटवर्क को हम बोलते हैं शैलो नेटवर्क या फिर परसेप्ट्रॉन. याद रखिए, अगर सिंगल हिडन लेयर है तो उसका नाम होगा परसेप्ट्रॉन. तो अगर एक से ज़्यादा हिडन लेयर हैं तो हम उसे बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, ओके, या फिर मल्टी परसेप्ट्रॉन, कि हम बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारे हिडन लेयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो बैक प्रोपगेशन है. तो बैक प्रोपगेशन काम कैसे करता है, हमें बेसिकली इस पे बात करनी है. तो यहाँ पे स्लाइड्स में देखिए, बैक प्रोपगेशन इज द एसेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्किंग. इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ वेट्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द एरर रेट obtained in the previous epoch. Proper tuning of the weights allow you to reduce the error rates and to make the model reliable by increasing its by generalization. Backpropagation is a short form of backward propagation of errors. It is a standard method of training artificial neural network. This method helps to calculate the gradient of loss function with respect to all weights in the network.
अभी इस पूरी स्लाइड में जितनी भी बातें कही गई, अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, आप वर्किंग को समझेंगे। हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज़ हैं, हमने हर इनपुट वैल्यू पे कुछ वेट असाइन किया। हम वेट असाइन इसलिए करते हैं कि अब सपोज़ करिए हमारे पास एक न्यूरॉन है, अगर हमने उस न्यूरॉन में सपोज़ करो हमारे पास बिल्कुल इनपुट नहीं आया, ज़ीरो इनपुट आ गया, तो अगर वो ज़ीरो इनपुट आ गया तो न्यूरॉन की वैल्यू ज़ीरो हो गई, राइट। और न्यूरॉन की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वो डिसीजन लेने में काम नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके दें, बड़ी माइन्यूट कैलकुलेशन करके दें, इसलिए हम कुछ वेट असाइन करते हैं कि अगर इनपुट की वैल्यू ज़ीरो भी होती है तो सपोज करो हमारे वेट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे, और 0.1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू आपकी कुछ हेल्प करे इस न्यूरॉन को आगे प्रोसेसिंग करने में, इसलिए हम यहाँ पे वेट्स को असाइन करते हैं। तो हर इनपुट के साथ हमने कुछ वेट असाइन किया। हमारे पास ये कैलकुलेशन होती है कि हर x1 को w1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसलिए हमने यहाँ पे समेशन यूज़ किया है, W2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन, जितने भी इनपुट्स होंगे, जितने भी वेट्स होंगे, सबको मल्टीप्लाई करके सम किया जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, राइट। अब याद रखिए, ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये जो आपके पास y आया है, y जो कैप है, ये आपकी आउटपुट वैल्यू है, लेकिन आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी वैल्यू ये आए, जो वैल्यू आप चाह रहे थे वो थी y, राइट। तो जो आपकी इस न्यूरल नेटवर्क से प्रिडिक्ट होके वैल्यू आई है वो है y कैप, और जो आनी चाहिए थी वो थी y। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट या फिर एरर। याद रखिए, इस कॉस्ट सी को हम कॉस्ट या लॉस फंक्शन से डिफाइन करते हैं। ये जैसे मीन स्क्वायर्ड, एवरेज स्क्वायर्ड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं इसके अंदर। वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट सिनेरियो है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, जितना ये सी की वैल्यू कम होगी उतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू, अगर हम इस प्लॉट पे देखें सी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास y और y डैश के बीच में यहाँ पे इतना मार्जिन आ रहा है। इस मार्जिन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस c की वैल्यू को कम करने का काम करते हैं, और इसी c की वैल्यू को कम करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अडेप्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। कैसे हो रहा है यहाँ पे ये देखिए कैसे करते हैं। सपोज़ करो कि आपके पास एक डेटा था जिसके अंदर बहुत सारी रो आई डी थी, स्टडी आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, क्विज एंड एग्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ें थी। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में x1, x2, x3 एंड सो ऑन के साथ वेट्स को असाइन किया। इसने कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी, फिर आप यहाँ पे पहुँचे, आपने देखा कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इस कॉस्ट फंक्शन या फिर इस एरर की वैल्यू को कम करना है। जितना एरर कम होगा उतना ही हमारा मॉडल उतना ही अच्छा मॉडल होगा, उतनी ही अच्छी वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने न्यूरल नेटवर्क में वापस जाते हैं कि जो वैल्यू हमने रैंडम असाइन की थी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि हमने W की वैल्यू कुछ कहीं हमने पिक की हो, हमने एक रैंडम वैल्यू ली थी कि ये डाल के देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे W1, W2, W3 की वैल्यू को बैक प्रोपगेट करके इन वैल्यूज़ को दोबारा से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद हमने देखा क्या हमारा ये सी की वैल्यू कम हो रही है। अगर किसी की वैल्यू कम करने से ये वैल्यू कम हो रही है तो हम एडजस्ट, तब तक ये बैक प्रोपोगेट करके आगे आते रहेंगे। एक बार जाएंगे यहाँ पे देखेंगे एरर कम हुआ, फिर वापस आएंगे वैल्यू कम करेंगे, फिर यहाँ आएंगे वैल्यू कम हुआ, फिर वापस जाएंगे। इस तरीके से हम बैक प्रोपोगेशन के थ्रू जब तक हमारी एरर कम नहीं हो जाती, इसलिए हम इसे बोलते हैं जब तक हमारी एरर कम नहीं हो जाती हम उसे करते रहते हैं, इस मॉडल को ट्रेन करते रहते हैं। ठीक है, राइट, इतना आपको समझ में आया। अब इसी तरीके से सपोज करो हमारे पास एक डेटा सेट है इसमें 8 रोज हैं, ठीक है। तो हम ये एक परसेप्ट्रॉन है, हर रो के लिए अलग अलग परसेप्ट्रॉन, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये पूरी की पूरी रो एक साथ एक परसेप्ट्रॉन एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाएगी, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने देखा था कि सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन था, तो हमने पीछे गए, वेट चेंज किया, हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट्स फाइन, हमने ये कर दिया। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ भी आती हैं, एरर रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक मेजर कंसर्न है। तो इस कंसर्न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब सपोज करो आपने ये 8 रो एक साथ दे दिया, एक एक करके आपके पास वैल्यू प्रेडिक्ट होती गई, सी की वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू थी वाई की, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं हर रो के करस्पॉन्डिंग, वाई इसके बीच में, इसके बीच में, हर एक। अब इन सारे गैप्स को कम करने के लिए इस सी की वैल्यू की जब आप चेंज करोगे तो मॉडल के अंदर वापस जाओगे,
एडजस्ट करोगे W1 W2 W3 को, अब हो सकता है कि इन शुरू की 3 रोज का एरर कम हो जाए, बाकी 3 का एरर कम ना हो। तो ये कैसे करते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। याद रखिएगा, बैक प्रोपोगेशन के अंदर जो ये एरर होती है इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज़ करने के लिए कि जब हम अपने वेट्स को एडजस्ट करने के लिए अपने मॉडल में वापस जाते हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं वेट्स को, राइट, वेट्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब वैल्यूज़ कम होती जाती हैं तो आपके न्यूरॉन्स वीक होते चले जाते हैं। जो स्टार्टिंग लेयर्स होती हैं वो बहुत स्लो लर्न करती हैं और बाद के लेयर्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करती हैं। तो दिस शुड नॉट बी हैपन बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम इज कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। मतलब ये है कि अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं हुई, सपोज करो आप कुछ माइंड में सोच रहे हो कि आज आप ये काम करोगे, लेकिन आप उस काम करने के लिए आपने स्टार्टिंग सोचना ही गलत शुरू कर दिया, गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया, तो आप गलत तरीके से चले जाओगे। हो सकता है मान लीजिए आपको पढ़ना था 2 घंटे, अचानक से आपके माइंड में आया कि आज आपको क्रिकेट खेलना है, तो अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो गया। आपका मेन मोटिव था पढ़ना, राइट। इसीलिए जो अर्ली लेयर्स होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं, तो जो बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं, अर्ली लेयर्स इस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो एरर रेट्स होती है बहुत कम तो हो जाती है, लेकिन उसका जो सीखने का जो तरीका है न्यूरॉन का वो बहुत कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली लेयर्स आर लर्निंग वेरी स्लोली और एट वेरी स्लो रेट। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इपॉक देख रहे हैं कि पहले ट्रेनिंग बहुत सारे, मतलब 100 इपॉक्स अगर हम सोच रहे हैं तो मतलब एक बार में पूरा इटरेशन जब होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, तो दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, इस तरीके से हम जो एक सेट को एक साथ देते हैं, तो जो पूरा इपॉक होता है, ट्रेनिंग सेट होता है, जो इटरेशंस होती है उसको हम इपॉक बोलते हैं। उस वैल्यू को, उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या है कि मैंने बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, सपोज करो कि आपके पास ये वेट है और ये वैल्यू है जो आपको प्रिडिक्ट करनी है। तो अगर सपोज करो वैल्यू 6 है यहाँ वेट की, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा इनिशियल वेट। फिर वैल्यू अगर बढ़ी तो और इधर चला जाएगा, इधर उधर जंप करेगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे आप देखिए, एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम्स का पूरा स्टेप्स हैं कि पहले हम वेट एंड बाइसेस इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम ये सारे स्टेप्स को करते रहते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेट द नेटवर्क आउटपुट यूजिंग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, कैलकुलेट एरर, अपडेट वेट्स एंड रिपीट जब तक करते रहो जब तक आपका इपॉक्स पूरे ना हो जाए या फिर आपका मॉडल पूरी तरीके से ट्रेन ना हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने x दिया, w दिया, 22 दिया, यहाँ पे y = mx+c से आपने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली z की। फिर ये एक न्यूरॉन है, इसके पास यहाँ पे एक फंक्शन लगा होगा जो डिसाइड करेगा आगे क्या वैल्यू भेजनी है। ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जिसके ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फिर कभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इतना समझ लीजिए, जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ये आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है और बताता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यस होगी, नो होगी, ज़ीरो होगी या कोई पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यू आई है ये अगले न्यूरॉन को पास कर देता है विद दिस वेट। तो इस न्यूरॉन के लिए ये x इनपुट, ये वेट, ये 22, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई तो ये इनपुट, ये वेट, ये 22, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई तो ये इसका एक्टिवेशन फंक्शन से आपके पास आउटपुट आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 ही न्यूरॉन थे। अब ये जो आउटपुट आया है और ये t क्या है, आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, दोनों को कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी एरर e। तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि हम वापस जाते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर और सारे इन वेट्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और देखते हैं कि एरर रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर रेट का जो फार्मूला होता है वो अलग अलग बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। मीन स्क्वायर्ड मीन, एवरेज स्क्वायर्ड, बहुत सारे तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे एक हमने मेथड ले रखा है मीन स्क्वायर 1/2 t - a2, मतलब ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी और ये जो एक्टिवेशन फंक्शन की जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर। और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे तो इसका समेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब बैक प्रोपोगेशन में क्या होगा, यहाँ जो एक्टिवेशन फंक्शन आई है हम ये चेक करेंगे इसकी वैल्यू से ये इफेक्ट कितना हो रहा है। अगर हम यहाँ चेंज करें तो यहाँ पे कितना चेंज होगा, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 1/2 t - a2 - 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 1/2
हमने क्या किया, हमने हमारे पास ये एरर रेट आ गया, ये एक्टिवेशन फंक्शन आया और ये Z2 आया। अब इन सब का डेरिवेशन निकालने का क्या फ़ायदा है? डेरिवेशन निकालने का ये फ़ायदा होता है कि डेरिवेशन जो होता है एक टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है वो इस फॉर्म में आता है, टेंजेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो इस तरीके से भागेगा, नेगेटिव होगी तो ऊपर की तरफ भागेगा। तो हम एक पॉइंट पे डेरिवेशन निकाल के ये ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है जो हमें अचीव करनी है। आपका मॉडल इस इनिशियल वेट से हल्के 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 इस ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तक पहुंचना चाहता है, और ये वो वैल्यू है जहाँ पे एरर रेट सबसे कम होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेशन निकालते हैं ताकि टेंजेंट लें, टेंजेंट से थ्रू कर्व के थ्रू हम यहाँ तक हल्के हल्के पहुँच जाएँ। अब इसका क्या मतलब है, हमने क्या किया है कि इस एरर जो हमारे पास आई है, हमने ये देखा है कि कितना चेंज हम इस एक्टिवेशन फंक्शन में करें कि हमारे पास इसका चेंज मिले। यहाँ पे कितना चेंज हम इस Z2 में करें कि हमारे एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू मिले, कितना चेंज इस वेट में करें कि हमारे पास Z2 की वैल्यू। इसे यहाँ पे समझते हैं। अब हम सपोज करो बैक प्रोपगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आया है, तो हम एक्टिवेशन फंक्शन में कितना चेंज होगा कि एरर रेट चेंज हो, राइट। अभी एक्टिवेशन फंक्शन किस पे डिपेंड है, Z2 में, तो Z2 में कितना चेंज हो कि A2 चेंज हो जाए। अभी Z2 किस पे डिपेंड है, W2 पे, तो Z2 में कितना, W2 में कितना चेंज हो कि Z2, तो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इस न्यूरल नेटवर्क के लिए, इस पार्ट के लिए जब मैंने कैलकुलेशन की, सारे डेरिवेटिव्स निकाले, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे आ गई। इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेशन। तो इस वाले पोर्शन का जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला तो 2 की वैल्यू इधर चली गई, तो ये कैंसिल हो गया, t माइनस A2, और A2 का डेरिवेशन निकाला तो -1, तो वैल्यू आ गई आपकी -t माइनस A2। इस तरीके से यहाँ पर Z2 के रेस्पेक्ट में A2 कितना चेंज हो रहा है, और वेट के रेस्पेक्ट में आपका Z2 कितना चेंज हो रहा है, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास पूरा क्या निकल के आ गया, आपके पास निकल के आ गया कि अपडेट करने से W2 की वैल्यू अपडेट करने पे हमें कितनी वैल्यू, तो पहले W2 कितना था, इतना था, और ये आपने वैल्यू निकाली फाइनल, राइट। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला है निकालने का कि कैसे नया वेट क्या होगा, कि ये पुराना वेट था, पुराने वेट में से आपने नया वेट कितना चेंज हो रहा है वो निकाल दिया। तो ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अवर लर्निंग रेट। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और जितनी कम वैल्यू हम रखेंगे उतना अच्छा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल वेट यहाँ था, हम धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम लर्निंग रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी वैल्यू हो सकता है पहले आए 12, फिर आए 14, तो हो सकता है इधर भाग जाए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो ऐसे मूव करते करते आपका जो प्रोसेस होगा वो एक्यूरेट होने में बहुत टाइम लगा देगा। तो हम एक वैल्यू ऐसी रहते हैं कि अगर पहले 12 वैल्यू आए तो लर्निंग रेट 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू थोड़ी सी नीचे आए, फिर थोड़ी नीचे, फिर थोड़ी 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 करके ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच जाए। इसलिए हम यहाँ पे लर्निंग रेट का यूज़ करते हैं। तो नया जो वेट आपके पास आया, वो वेट, उस वेट में से लर्निंग रेट इनटू जो आपने चेंज किया है, जो इफेक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे A2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Z2 आप कैलकुलेट कर लोगे, W2 आपको पता ही है। तो जो नया एरर रेट होगा इसी रेस्पेक्ट में आपने अभी इस न्यूरॉन के लिए निकाला, अगर आपको पीछे जाना है तो फिर W1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, राइट। तो इस तरीके से बैक प्रोपगेट करके आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। डेटा माइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग में जा रहे हैं तो डेटा माइनिंग के कंसेप्ट्स बहुत आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड फाइट वेल विद दिस वायरस। होप एवरीथिंग गोना सून, फाइन सून। एंड कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में या मैटलैब में, मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि क्योंकि पाइथन में तो डायरेक्ट लाइब्रेरीज़ इसकी बनी हुई हैं, बस हमें कैसे यूज़ करना है लाइब्रेरीज़ को ये आना चाहिए। तो उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके हम इसको बैक प्रोपगेशन या डीप लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम को हम
आराम से यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा. So thank you so much. All the best for your exams.